आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो अक्सर ब्रिटिश राज की जो भव्य इमारत है उसकी नींव में कहीं छिपा रह जाता है। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक कॉरपोरेशन, हाँ, एक निजी कंपनी जिसने व्यापार के इरादे से शुरुआत की और फिर देखते ही देखते हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बुनते हैं। मतलब सिर्फ व्यापार और मुनाफे की नहीं, बल्कि इसमें जबरदस्त महत्वाकांक्षा है, मौके का फायदा उठाने की कला है और ऐसे अप्रत्याशित मोड़ हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। तो चलिए इस कहानी की तहों में जरा उतरते हैं। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए आमतौर पर लोग 1857 के बाद का जो ब्रिटिश राज है उसी को भारत में ब्रिटिश प्रभाव का मुख्य दौर मानते हैं। सही। लेकिन उससे पहले आप देखिए लगभग 250 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। असली ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन तो मतलब महज 90 साल ही चला। हाँ, ये बात तो है। तो ये समझना बहुत अहम है कि कैसे एक कंपनी ने इतने विशाल और दौलतमंद मुल्क पर अपनी पकड़ बना ली। इस कहानी की शुरुआत के लिए एक बहुत ही अनोखी जगह है, जैसा कि हमारे दस्तावेज इशारा करते हैं, वेल्स में पोविस कैसल। हाँ, पोविस कैसल। बाहर से देखने पर तो एक ठेठ ब्रिटिश महल लगता है, पर अंदर का नज़ारा वो कुछ और ही कहानी कहता है। जरा सोचिए, पोविस कैसल के अंदर एक पूरी गैलरी है जो भारतीय खजानों से भरी पड़ी है। तलवारें हैं, ढाले हैं, हाथी दांत के शतरंज के मोहरे, यहां तक कि टीपू सुल्तान का पूरा तंबू। पूरा तंबू? हाँ, कुछ सूत्रों का तो ये भी कहना है कि यहाँ दिल्ली या लाहौर के जो राष्ट्रीय संग्रहालय हैं उनसे ज्यादा मुगल कलाकृतियां और चीजें मौजूद हो सकती हैं। गजब। तो दिमाग में सवाल आता है, ये सब वेल्स के एक निजी घर में कर क्या रहा है? देखिए, इस पहेली की चाबी मिलती है एक पेंटिंग में। अच्छा। इस पेंटिंग का शीर्षक है शाह आलम लॉर्ड क्लाइव को दीवानी का फरमान सौंपते हुए। तस्वीर में मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, और वो रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज अफसर को एक दस्तावेज दे रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, बादशाह थोड़े झुके हुए हैं जबकि अंग्रेज अफसर एकदम तन के खड़ा है। दीवानी का फरमान, ये सुनने में तो किसी शाही तोहफे जैसा लगता है, पर असल में ये था क्या? और क्या ये तस्वीर मतलब वाकई उस पल की सच्चाई दिखाती है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। ये तस्वीर सच्चाई से कोसों दूर है। ओह। इसे बनाने वाले कलाकार बेंजामिन वेस्ट, वो तो कभी भारत आए ही नहीं थे। और ये घटना जैसे तस्वीर में दिखाया गया है किसी भव्य खुले दरबार में वैसे नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर कैसे? ये सब हुआ था क्लाइव के अपने तंबू में। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1765 में। उसमें हारने के बाद मुगल बादशाह पूरी तरह मजबूर थे। और जहां तक दीवानी का सवाल है, इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस वक्त आप समझिए दुनिया के सबसे अमीर प्रांतों में गिने जाते थे, उनका पूरा रेवेन्यू वसूलने और प्रशासन चलाने का अधिकार। पूरा अधिकार? हाँ। टैक्स वसूलने का भी? हाँ, पूरा। और ये अधिकार ब्रिटिश सरकार को नहीं मिल रहा था। नहीं, ये सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया जा रहा था। ये सोचिए किसी निजी कंपनी के लिए कितनी अभूतपूर्व, मतलब अकल्पनीय शक्ति थी। ये वाकई चौंकाने वाला है। एक कंपनी टैक्स वसूलेगी और प्रशासन चलाएगी, तो यहीं से सवाल उठता है कि आखिर ये कंपनी इतनी ताकतवर बनी कैसे? कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1599 के लंदन में। ओके। इसकी शुरुआत की कस्टमर स्माइथ नाम के एक उद्यमी ने। वो उस समय लंदन के सीमा शुल्क विभाग के एक बड़े अधिकारी थे, काफी प्रभावशाली व्यापारी भी। उन्होंने देखा कि डच लोग जो हैं वो ईस्ट इंडीज यानी इंडोनेशिया जा रहे हैं, मसालों का व्यापार कर रहे हैं और मतलब बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं। तो स्माइथ और उनके साथियों ने सोचा, भाई अंग्रेज ये क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सही बात है। तो उन्होंने निवेशकों को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि निवेशकों में सिर्फ उस वक्त के अमीर व्यापारी या जमींदार ही नहीं थे। अच्छा, और कौन थे? प्राइवेटियर्स भी शामिल थे। प्राइवेटियर्स मतलब समुद्री लुटेरे? हाँ, एक तरह से वो समुद्री लुटेरे जिन्हें सरकार की तरफ से स्पेनिश और पुर्तगाली जहाजों को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ था। कमाल है। और इतना ही नहीं, दर्जी, शराब बनाने वाले, काठी बनाने वाले जैसे आम कारीगरों ने भी इसमें पैसा लगाया था। ये अपने आप में मतलब उस जमाने के लिए अनोखी बात थी। हाँ, ये तो बहुत अलग बात है। ये उस दौर का एक क्रांतिकारी विचार था, जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदकर कंपनी का हिस्सेदार बन सकता था और मुनाफे में अपना हिस्सा पा सकता था। अच्छा। इस मॉडल से कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी जुटा सकती थी,
जो किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। एलिजाबेथ प्रथम के इंग्लैंड ने दरअसल उपनिवेशवाद का ये बड़ा काम एक तरह से इसी तरह की निजी कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया था। आउटसोर्स कर दिया था। हाँ, मतलब जिम्मेदारी कंपनियों की, फायदा उनका, और सरकारी खजाने पर बोझ भी कम। कमाल की तरकीब। तो कंपनी शुरू हो गई, पैसा आ गया। अब पहली यात्रा की तैयारी हुई होगी। हाँ, और पहली यात्रा के लिए कप्तान चुना गया सर जेम्स लैंकेस्टर, जिनका पिछला समुद्री रिकॉर्ड, जैसा कि जानकारी मिलती है, वो मतलब बेहद डरावना था। डरावना क्यों? उनकी पिछली यात्रा में जहाज डूब गया था और जो लोग बचे थे वो नरभक्षियों के शिकार हो गए थे। अरे बाप रे। इतना ही नहीं, कंपनी ने मशहूर मेफ्लावर जहाज को इस यात्रा के लिए खारिज कर दिया। शायद वो समुद्री यात्रा के लिहाज से ठीक नहीं लगा। तो फिर कौन सा जहाज लिया? इसके बजाय उन्होंने एक पुराना समुद्री डाकू जहाज खरीदा जिसका नाम था स्कर्ज ऑफ मैलिस। स्कर्ज ऑफ मैलिस मतलब द्वेष का अभिशाप। हाँ, कंपनी ने उसका नाम बदलकर रेड ड्रैगन रख दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत कितनी नाटकीय रही होगी। द्वेष का अभिशाप से लाल ड्रैगन। नाम बदलने से शायद किस्मत बदलने की उम्मीद की होगी। क्या हुआ फिर इस यात्रा का? शुरुआत मुश्किलों भरी रही। कहते हैं इंग्लिश चैनल में हवाई नहीं थी तो हफ्तों इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे किसी तरह ईस्ट इंडीज यानी इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सीधे व्यापार करने के बजाय एक आसान रास्ता चुना। उन्हें एक विशाल पुर्तगाली जहाज दिखा जो मसालों से लदा हुआ था। पुर्तगाली जहाज? हाँ, उन्होंने उस पर हमला किया, कब्जा किया, उसका सारा माल, जायफल, लौंग, काली मिर्च, अपने जहाज रेड ड्रैगन में भरा और सीधे इंग्लैंड वापस आ गए। यानी पहली यात्रा में समुद्री डकैती, व्यापार करने गए थे और लुटेरे बन गए। बिल्कुल। और इस लूटे हुए माल को उन्होंने इंग्लैंड में बेचा, पता है कितने में? कितने में? 10 लाख पाउंड। उस जमाने में ये मतलब खगोलीय रकम थी। 10 लाख पाउंड। हाँ। कंपनी के निवेशकों को करीब 300% का मुनाफा हुआ। ये दिखाता है कि कंपनी शुरुआत से ही मतलब मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। 10 लाख पाउंड, वो भी लूटे हुए माल से। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान रहा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डच लोगों से उन्हें जबरदस्त टक्कर मिली। डच जो थे वो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थे। उनके पास बेहतर जहाज थे, बेहतर कप्तान थे, मसालों के व्यापार पर उनका दबदबा था। अच्छा। 1630 आते आते अंग्रेज इस दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गए। एम्बोयना नरसंहार जैसी घटनाएं भी हुई जहां डचों ने बड़ी बेरहमी से अंग्रेज व्यापारियों को यातनाएं देकर मार डाला था। बाद में एक संधि हुई जिसमें अंग्रेजों को एक तरह से सांत्वना पुरस्कार के तौर पर मैनहट्टन द्वीप मिला। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क वाला? हाँ, वही, जिसे उस समय एक बेकार दलदली जमीन का टुकड़ा माना जाता था। तो क्या कंपनी ने हार मान ली, अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया? नहीं, यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी की खासियत थी। वो हार नहीं मानते थे, रणनीति बदलते थे। जब उन्हें लगा कि मसालों के व्यापार में डचों का मुकाबला करना मुश्किल है, तो लगभग 1630-40 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। भारत की ओर? हाँ, और मसाले नहीं बल्कि कपड़ा। कपड़ा? हाँ, गुजरात का महीन सूती कपड़ा, बंगाल का वो विश्व प्रसिद्ध मलमल, रेशम और उस पर की गई नायाब कढ़ाई, ये उनका नया लक्ष्य बन गया। ये तो बड़ा रणनीतिक बदलाव था। मसाले छोड़कर कपड़ा। हाँ, लेकिन भारत ही क्यों चुना उन्होंने? ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। देखिए, उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। खासकर शाहजहां का दौर था जो अपनी शानो शौकत और दौलत के लिए मशहूर था। हाँ, बिल्कुल। मुगल साम्राज्य व्यापार के लिए खुला था, लेकिन उनकी नौसेना वो बहुत कमजोर थी। अंग्रेजों ने इस कमजोरी को भांप लिया। उन्हें लगा कि जमीन पर भले ही मुगल ताकतवर हो, समुद्र में उनका मुकाबला करना आसान होगा। दिलचस्प। उस समय मुगल शासक इन अंग्रेज व्यापारियों को किस नजर से देखते थे? क्या वो उन्हें कोई खतरा मानते थे? इसके लिए एक मुगल लघु चित्र का जिक्र मिलता है जो काफी कुछ बताता है। कैसा चित्र? इसमें बादशाह जहांगीर को सूफी विद्वानों और अपने दरबारियों के साथ दिखाया गया है। उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, उनका एक छोटा सा चित्र पेंटिंग के एक कोने में मतलब लगभग महत्वहीन तरीके से दिखाया गया है। अच्छा। सूत्रों के अनुसार मुगल यूरोपियनों को बहुत सभ्य नहीं मानते थे। शायद कुछ हद तक जंगली या असभ्य समझते थे। वो खुद को दुनिया का केंद्र मानते थे और इन फिरंगी व्यापारियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे।
यानी शुरुआत में मुगलों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर हालात जरूर बदले होंगे। हाँ, और ये बदलाव आया औरंगजेब के शासनकाल के बाद। औरंगजेब ने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया था और उसकी कुछ नीतियां, जैसे कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर दोबारा लगाना, वो साम्राज्य के भीतर अस्थिरता पैदा कर रही थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई और मराठा, सिख, जाट जैसी क्षेत्रीय शक्तियां ताकतवर होने लगीं। फिर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उसने तो दिल्ली को लूटकर मुगल साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। हाँ, वो तो भयानक था। तो भारत में एक तरह की राजनीतिक शून्यता और उथल-पुथल का माहौल बन गया। और इसी उथल-पुथल का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिल्कुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी। उनकी फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी कंपनी ला कंपनी देस एंड वो भी मैदान में थी। अच्छा, फ्रेंच भी थे। हाँ, इन दोनों यूरोपीय कंपनियों ने भारत की इस अंदरूनी कलह और कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू कर दिया, एक का साथ देकर दूसरे को हराया और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। और इसी दौर में रॉबर्ट क्लाइव का नाम उभर कर सामने आता है। कौन था ये शख्स? क्या कोई सेनापति था या किसी बड़े घराने से था? रॉबर्ट क्लाइव की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो किसी कुलीन परिवार से नहीं था, बल्कि इंग्लैंड में उसे एक क्या कहते हैं, उपद्रवी और बिगड़ैल किशोर माना जाता था। उपद्रवी? हाँ, उसके चाचा के पत्रों से पता चलता है कि वो गांव का बदमाश था, दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता था। हफ्ता वसूली? हाँ, उसे सजा के तौर पर या शायद उससे पीछा छुड़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की मामूली नौकरी देकर भारत भेज दिया गया था। एक क्लर्क, और वो कंपनी का सबसे बड़ा हीरो बन गया? कैसे? हाँ, वो क्लर्क की नौकरी से सख्त नफरत करता था। कहा जाता है कि उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों बार उसकी पिस्तौल चली ही नहीं। अच्छा। उसकी किस्मत तब बदली जब दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। क्लाइव ने क्लर्की छोड़कर सेना ज्वाइन कर ली और वहां उसने अपनी बहादुरी और चालाकी का परिचय दिया। वो बेहद महत्वाकांक्षी था और मौकों को भुनाने में माहिर था। तो फिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसने क्लाइव को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया? देखिए, 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। स्रोत उसे गुस्सैल और अनुभवहीन नौजवान बताते हैं। उसे शक था कि अंग्रेज कलकत्ता में बिना उसकी इजाजत के किलेबंदी कर रहे हैं। असल में अंग्रेज फ्रांसीसियों के काल्पनिक हमले के डर से तैयारी कर रहे थे, जो शायद एक गलत खुफिया जानकारी पर आधारित थे। सिराज ने गुस्से में आकर कलकत्ता पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। मौत हो गई। कितने लोग? पारंपरिक ब्रिटिश कहानियों में मरने वालों की संख्या सैकड़ों बताई जाती है, लेकिन समकालीन और जो निष्पक्ष स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये संख्या शायद 30-40 के करीब थी। ओह, इतना अंतर? हाँ, और ये भी संभव है कि ये नवाब का कोई सोचा समझा क्रूर आदेश न होकर नीचे के अधिकारियों द्वारा, मतलब नशे में धुत और बेकाबू अंग्रेज कैदियों को संभालने की एक बुरी तरह से विफल कोशिश थी। लेकिन इस घटना को क्लाइव और कंपनी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया और इसे बदला लेने का एक बड़ा बहाना बना लिया। तो क्लाइव ने बदला लिया? हाँ, क्लाइव मद्रास से सेना लेकर आया और उसने आसानी से कलकत्ता वापस छीन लिया। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। कहानी में अब एंट्री होती है जगत सेठों की। जगत सेठ? ये कौन थे? जगत सेठ उस समय भारत के, शायद दुनिया के सबसे अमीर बैंकर थे। उनका प्रभाव इतना था कि वो नवाबों को बनाते बिगाड़ते थे। बैंकर? उनका क्या रोल था इसमें? जगत सेठ सिराजुद्दौला से बेहद नाखुश थे। कहा जाता है कि सिराज ने उन्हें धमकाया था, उनसे जबरदस्ती पैसे ऐंठे थे और शायद धर्म परिवर्तन की धमकी भी दी थी। वो सिराज को हटाना चाहते थे। अच्छा। उन्होंने क्लाइव से संपर्क साधा और एक गुप्त सौदा किया। प्रस्ताव ये था, क्लाइव अपनी सेना लेकर सिराज की राजधानी मुर्शिदाबाद पर चढ़ाई करें। जगत सेठ सिराज के मुख्य सेनापतियों, खासकर मीर जाफर को भारी रिश्वत देकर ये सुनिश्चित करेंगे कि लड़ाई के मैदान में वो अपनी सेना के साथ निष्क्रिय खड़े रहें। यानी एक पूरी साजिश। और इसके बदले में क्लाइव और कंपनी को क्या मिलना था? इसके बदले में जगत सेठों ने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 10 लाख पाउंड और कंपनी को भी 10 लाख पाउंड देने का वादा किया। फिर से 10 लाख पाउंड? हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय, मतलब खगोलीय रकम थी। आज के हिसाब से ये अरबों पाउंड होंगे। और क्लाइव, जो कंपनी का महज एक अधिकारी था, उसने ये सौदा मान लिया बिना लंदन से पूछे? बिल्कुल, क्लाइव ने ये सौदा तुरंत स्वीकार कर लिया बिना किसी उपली अधिकारी या ब्रिटिश सरकार से पूछे।
ये उसकी अवसरवादिता और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इसके बाद 1757 में प्लासी के मैदान में वो लड़ाई हुई जिसे इतिहास की दिशा बदलने वाली लड़ाइयों में गिना जाता है। प्लासी की लड़ाई? हाँ, कागजों पर तो सिराज की सेना करीब 50,000 सैनिक, क्लाइव की छोटी सी सेना जिसमें करीब 3,000 लोग थे और ज्यादातर भारतीय सिपाही, उस पर भारी थी। तो फिर क्लाइव जीता कैसे? सिर्फ धोखे से? धोखे का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद मॉनसून की जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। बारिश? लड़ाई के बीच में? हाँ। अंग्रेजों ने तेजी से अपने बारूद और तोपों को तिरपाल से ढक लिया, लेकिन सिराज की सेना ये नहीं कर पाई। उनका बारूद गीला हो गया। बारिश रुकने के बाद सिराज के वफादार सेनापति मीर मदान ने यह सोचकर हमला किया कि अंग्रेजों का बारूद भी गीला हो गया होगा, लेकिन अंग्रेजों की तोपों ने सूखे बारूद से ऐसी जबरदस्त गोलाबारी की कि हमलावर सेना के परखच्चे उड़ गए। और इसी निर्णायक मोड़ पर मीर जाफर, जो जगत सेठों से रिश्वत ले चुका था, वो अपनी सेना के एक बड़े हिस्से के साथ चुपचाप खड़ा रहा। उसने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। धोखा? हाँ, सिराज समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे के हुक्म पर मार दिया गया। तो प्लासी की लड़ाई असल में मतलब लड़ी ही नहीं गई, ये तो एक सौदा था जो मैदान में पूरा हुआ। और क्लाइव का क्या हुआ? क्लाइव विजेता की तरह मुर्शिदाबाद में दाखिल हुआ। उसने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया, जो असल में कंपनी के हाथ की कठपुतली था। और फिर शुरू हुआ वो लूट का सिलसिला जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लूट? हाँ, क्लाइव और कंपनी के दूसरे अधिकारियों ने बंगाल के खजाने को बेरहमी से लूटा। क्लाइव ने खुद इतनी दौलत जमा की कि वो इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया। बाद में जब ब्रिटिश संसद में उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा था, चलाब मेरे कदमों में एक पूरा शहर पराजित पड़ा था, उसके खजाने मेरे लिए खुले थे, हीरे जवाहरात से भरे तहखाने थे, मैं तो अपनी खुद की उदारता पर हैरान हूँ। उदारता पर हैरान, जैसे उसने लूट ना करके कोई एहसान किया हो। हाँ, ये बयां उसकी मानसिकता को दिखाता है। प्लासी के बाद बंगाल की लूट ने कंपनी को मालामाल कर दिया, लेकिन इसने बंगाल को कंगाली के कगार पे पहुंचा दिया। मीर जाफर से भी पैसे वसूले गए, फिर उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम ने कंपनी की लूट खसोट का विरोध करने की कोशिश की तो उसे भी हटा दिया गया। इस सब से असंतोष बढ़ा और फिर एक और बड़ी लड़ाई हुई। वो कौन सी लड़ाई थी और क्या वो प्लासी से ज्यादा अहम थी? वो थी 1764 में बक्सर की लड़ाई। और हाँ, सैन्य और राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो ये प्लासी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई थी। अच्छा, कैसे? देखिए, प्लासी तो एक तरह का सौदा और धोखा था, लेकिन बक्सर एक असली जंग थी। इसमें एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इस सेना में बड़ी संख्या में अब अच्छी तरह से प्रशिक्षित भारतीय सिपाही थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था और जिनका अनुशासन और ट्रेनिंग यूरोपीय तर्ज पर थी। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियों की मिलीजुली सेना थी। बंगाल के भगौड़े नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 3 बड़ी ताकतें एक साथ। फिर भी कंपनी जीत गई। हाँ, ये लड़ाई काफी भीषण थी, लेकिन अंत में कंपनी की बेहतर ट्रेनिंग, अनुशासन और रणनीति कामयाब रही। उन्होंने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। बक्सर की जीत ने यह साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ धोखे या साजिश से नहीं, बल्कि सैन्य ताकत के बल पर भी भारत की सबसे बड़ी शक्तियों को हरा सकती है। इसने उत्तर भारत में कंपनी का दबदबा पूरी तरह से कायम कर दिया। और यहीं पर हम वापस उस पेंटिंग और दीवानी पर आते हैं जो शुरुआत में बात हुई थी। बिल्कुल सही। बक्सर की जबरदस्त जीत ने कंपनी को मोल भाव करने की ऐसी स्थिति में ला दिया जहां वो अपनी शर्तें मनवा सकती थी। क्लाइव, जो इस बीच इंग्लैंड से वापस आ चुका था, उसने पराजित और असहाय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसी संधि के तहत बादशाह ने औपचारिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय करने का अधिकार हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ये वो पल था जो उस भ्रामक पेंटिंग में दर्शाया गया है, जब कंपनी कानूनी तौर पर एक व्यापारिक संस्था से
एक क्षेत्रीय शासक, एक सॉवरन पावर बन गई। भले ही ये अधिकार बंदूक की नोक पर लिया गया था, पर अब उनके पास मुगल बादशाह का फरमान था। तो ये थी कहानी एक निजी कंपनी की जिसने समुद्री डकैती से शुरुआत की, मसालों से कपड़ों की ओर रुख किया, भारतीय शासकों की कमजोरियों और आपसी फूट का फायदा उठाया, साजिशें रचीं, लड़ाइयां जीतीं और आखिरकार मुगल बादशाह से ही फरमान हासिल करके भारत के सबसे अमीर हिस्से की शासक बन बैठी। एक ऐसी कहानी जो अक्सर राज के इतिहास के नीचे दब जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। कैसे कॉरपोरेशन जिसका मुख्य मकसद अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना था, धीरे धीरे एक राज्य की शक्तियों पर सेना रखने, टैक्स वसूलने, कानून लागू करने, यहाँ तक कि युद्ध और संधि करने पर काबिज हो गई। सही। प्लासी और बक्सर सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये उस बड़े बदलाव के मील के पत्थर थे जहाँ व्यापारिक हित राजनीतिक सत्ता पर पूरी तरह हावी हो गए। कंपनी के लंदन स्थित बोर्डरूम में बैठे लोगों के फैसले अब हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल बन गए थे। आज के स्रोतों का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी कई परतों वाली है और हमने बस कुछ अहम पहलुओं को छुआ है, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास में एक कॉरपोरेशन द्वारा इस तरह सत्ता पर कब्जा करने की अनोखी और अभूतपूर्व घटना, क्या आज की दुनिया में जो शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगम है, उनका जो बढ़ता प्रभाव है, उनकी राजनीतिक पहुंच और कभी-कभी तो वो राज्यों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्या ये घटना उस प्रवृत्ति के बारे में हमें कोई जरूरी सबक सिखाती है? इस पर विचार कीजिएगा।